तो बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में एक और बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है द बुक ऑफ हेनरी। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हेनरी के बारे में। हेनरी ने एक बुक लिखी है और उस बुक में क्या लिखा है वो तो मैं तुम्हें मूवी में आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं हेनरी के बारे में। बेसिकली हेनरी एक 11 साल का बच्चा है जो कि बहुत ही अलग और बहुत ही इंटेलिजेंट है। और आप स्क्रीन पर तुम्हें एक और लड़के को देख रहे हो जिसका नाम है पीटर। हेनरी का छोटा भाई पीटर है वो। अब बात करें और हेनरी के बारे में तो बेसिकली हेनरी जो है वो आम लड़कों से बहुत ही अलग है। अपनी क्लास में टॉपर है, ये तो आम बात हो गई, मतलब कि यूजुअली बहुत सारे बच्चे अपने क्लास में टॉपर होते हैं। बात करें दूसरे अच्छाई के बारे में तो हेनरी अपने ही स्कूल का एक तरह से कहो तो जूनियर साइंटिस्ट अवार्ड विनर है। बेसिकली हेनरी के अंदर ऐसे क्रिएटिविटी है यार कि नए नए चीज़ को डेवलप करना, डिस्कवर करना, जो कि आम बच्चों में ऐसे आइडियाज़ नहीं होते हैं। बेसिकली हेनरी का जो मैच्योरिटी लेवल है ना भाई साहब, वो 11 साल के बच्चों की तरह नहीं है। बेसिकली तुम अपने आप से कंपेयर करो या मेरे से कंपेयर करो तो 11 साल की उम्र में हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं आई होगी कि हम लोग स्टॉक में या बॉन्ड्स में डील कर रहे हों या ऐसे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हों जो कि एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। तुम्हें पता होगा भाई साहब आजकल इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स का ये सब बहुत चल रहा है। तो बेसिकली हेनरी उस टाइप का बंदा था, मतलब 11 साल की उम्र में इतना मैच्योरिटी लेवल और आइडियाज़ को डिस्कवर करना और स्टॉक और बॉन्ड्स में डील करना, ये तो आम बात बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। और कसम बता रहा हूँ हेनरी को जब मैंने मूवीज़ में देखा उसका जब मुझे पता चला ना भाई साहब, तो बाकी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बंदा है। काफ़ी मैच्योर लेवल का बंदा है और ये बात मुझे नहीं, सारा स्कूल वहाँ मानता है। क्लास टीचर से लेकर बच्चे से लेकर सभी लोग ये बात मानते हैं। स्क्रीन पर तुम एक और लेडी को देख रहे हो भाई साहब जिसके साथ हेनरी है और उसका भाई पीटर है। बेसिकली उस लेडी का नाम है मिसेस कारपेंटर। वो बेसिकली हेनरी की मदर हैं। बेसिकली इन्हीं तीन लोगों का फैमिली है। फादर के बारे में मूवी में इतना डिटेल में नहीं बताया गया कि उनके फादर कौन है और कहाँ पर हैं। बात करें कि फैमिली मेंबर्स के बारे में तो तीन ही मेंबर्स में बता दिए पहले ही। अब बात करें हेनरी के बारे में, और देखो यार हेनरी बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का बंदा है। 11 साल का लड़का है यार, मैं तुम्हें इसके बारे में और क्या है बताऊँ। बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का बंदा है और कसम बता रहा हूँ एक अलग ही लाइफ जी रहा है, हम लोगों से एक अलग सेपरेट लाइफ जी रहा है जहाँ पर ये अपने सपनों को पूरी कर रहा है। एक तरह से कहो तो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहा है। और ऐसा नहीं कि बंदा घमंडी है, बिल्कुल ही नॉर्मल बंदा है और काफ़ी जीनियस टाइप का मैं तो कहना चाहूँगा भाई साहब। अगर तुम्हें किसी भी साइंटिस्ट का या महान इंसान का बचपन देखना है ना भाई साहब, तो बेसिकली तुम इस मूवी में हेनरी को देखोगे तो तुम्हें उनका ही याद आएगा। क्योंकि हेनरी एक आम बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। 11 साल की उम्र में इतना डिस्कवरी और इतनी सारी मेच्योरिटी लेवल, तो मुझे नहीं लगता वैसा किसी और बच्चे के अंदर वो चीज़ होगी। अब बात की जाए उसके छोटे भाई पीटर के बारे में तो उसका बिल्कुल ठीक उल्टा है। वो काफ़ी चंचल टाइप का बंदा है और लाइफ मस्त मौला तरीके से ज़िंदगी जीता है। मतलब कि हेनरी से काफ़ी चीज़ सीखना भी चाहता है और शैतान भी काफ़ी करता रहता है। पर इन दोनों की जोड़ी बहुत ही भयंकर है। और अगले सीन में हम हेनरी के बगल के पड़ोसियों को देखते हैं जहाँ पर बेसिकली एक आदमी होता है जिसका नाम होता है ग्लैन और इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है स्वीटी। बात करें ग्लैन के बारे में तो ग्लैन एक पुलिस कमिश्नर हैं और अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं। अब बेसिकली बात करें स्वीटी के बारे में तो स्वीटी है क्लासमेट है किसके, हेनरी की। बेसिकली वो अच्छे खासे फ्रेंड हैं, अच्छे खासे कहूँगा। और कहीं न कहीं मनी मन लाइक करता है हेनरी स्वीटी को भी और स्वीटी भी कहीं न कहीं मनी मन लाइक करती है, पर ये दोनों अभी तक इस बात का इज़हार नहीं किए होते हैं। बात करें ग्लैम के बारे में, बेसिकली ग्लैम जो होता है ना स्वीटी का स्टेप फादर होता है, मतलब सौतेला बाप होता है और स्वीटी की जो मदर होती है उनकी डेथ हो चुकी है। और हम देखते हैं कि जो हेनरी होता है वो स्वीटी से बात करने की काफ़ी कोशिश करता है पर स्वीटी उससे ठीक से बात नहीं करती। फिर एक दिन ऐसा होता है जहाँ पर हेनरी अपने कमरे में सोने जाता है, उससे पहले वो स्वीटी के कमरे में देखता है कि वो काफ़ी दुखी होती है, एक तरह से तो काफ़ी सैड होती है, उसे ऐसा फ़ील होता है। बेसिकली हम देखते हैं कुछ देर बाद उसके फादर रात में उससे एक तरह से कहो तो देखने आते हैं, जिससे कि स्वीटी काफ़ी डर जाती है और ये बात हेनरी को अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। उसे लगता है ऐसा कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है बेसिकली स्वीटी के साथ। और हम देखते हैं अगले दिन क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर हेनरी जो होता है बाकी सब बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं, बल्कि हेनरी भी खुश होता है। फिर वो देखता है कि स्वीटी जो होती है वो काफ़ी डिप्रेस फील करती है, एक तरह से क्या होता है बिल्कुल किसी से बोलचाल नहीं रखती है, अकेले अकेले रहती है। ये बात कहीं ना कहीं हेनरी को अच्छी नहीं लगती है। उसे समझ में आता है कि इसके साथ कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है जो कि कोई जानना नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं कि वो गुस्से से क्लास से निकल जाता है और वहाँ के प्रिंसिपल से मिलता है और उससे कहता है कि आप ऐसा काम क्यों नहीं करती, कि आपको पता है कि स्वीटी की क्लास परफॉर्मेंस काफ़ी बिगड़ गई है और वो बिल्कुल भी लोगों से घिल-मिल के बात नहीं करती है। आप इसके लिए जाँच क्यों नहीं आदेश कर, तो कि जाँच क्यों नहीं करते इसके पीछे, या स्वीटी से बात क्यों नहीं करती। हम देखते हैं कि वो जो प्रिंसिपल होती है कहती है कि हम जाँच क्या कर सकते हैं भाई साहब, जो उसके फादर है वो खुद ही पुलिस कमिश्नर हैं और हम जाँच क्या करें, हम उनके खिलाफ अगर केस फाइल करते भी हैं तो ज़ाहिर-सी बात है केस दबा देंगे। तो हम देखते हैं कि हेनरी काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अब इस केस को मैं ही सॉल्व करूँगा और मैं पता लगा के रहूँगा कि आखिरकार वो कारण क्या है जिससे कि स्वीटी जो है काफ़ी डिप्रेस फील करती है। और हम अगले सीन में देखते हैं हेनरी जैसे घर पर आता है वो तुरंत ही कॉल करता है चाइल्ड अब्यूज़ कॉर्पोरेशन को, जहाँ पर बताता है भाई साहब कि हमारे बगल में एक लड़की है
जो कि काफ़ी डिप्रेस फ़ील करती है। एक तरह से कहो तो काफ़ी डिप्रेशन में रहती है, उससे प्लीज़ बचा लिया जाए, उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ पर एक ऑफ़िसर आता भी है, पर तुम्हें ज़ाहिर-सी बात है भाई साहब, उसका फ़ादर कौन है? पुलिस कमिश्नर है, उससे बाहर ही बाहर मिलकर चला जाता है। बेसिकली ऐसा सीन भी होता है कि उसका जो फ़ादर होता है, वो जाता है उसे पहले स्वीटी को समझा जाता है कि तुम्हें क्या बोलना है, मतलब तुम्हें पूरी पोल खोलनी नहीं है मेरी। हम देखते हैं कि स्वीटी से बाहर ही बाहर मिलता है, अच्छे से जाँच भी नहीं करता, चल जाता है। और कहीं न कहीं ये बात हेनरी को भी बुरी लगती है और समझ जाता है यार कि इसके फ़ादर के सामने किसी की नहीं चलने वाली है। मतलब यार ज़ाहिर-सी बात है पुलिस कमिश्नर के आगे किसकी चलेगी। हम अगले सीन में देखते हैं कि हेनरी जो होता है वो काफ़ी प्लानिंग करना शुरू कर देता है कि किस तरह उस केस को सॉल्व किया जाए। एक तरह से कहो तो उस आदमी के चंगुल से किस तरह स्वीटी को बचाया जाए। बेसिकली उसके लिए वो काफ़ी प्लान बनाता है। मतलब जंगल में काफ़ी एरिया डिस्कवर करता है जहाँ पर वो प्लान बनाकर किसी गन शॉप में भी जाता है जहाँ पर डिसाइड करता है कि उसे कौन-सी गन यहाँ से खरीदनी है। और बेसिकली उसका मेन मकसद होता है कि ग्लिम जो है उनको शूट करना, मतलब उनको जान से मारने का प्लानिंग अभी तक हेनरी बना रहा है। आगे क्या करेगा वो मैं तुम्हें आगे चल के बताऊँगा। पर फिलहाल उसका ये प्लान है कि स्वीटी को उसके चंगुल से बचाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रास्ता है। मतलब कि रास्ते से हटाना पड़ेगा ग्लिम को। भाई साहब क्योंकि ग्लिम के पास पावर है और उसके खिलाफ अगर कोई केस फाइल करता भी है तो ज़ाहिर-सी बात है वो केस को दबा देगा। और मूवी फिलहाल ऐसे ही चल रही होती है, फिर एक रात को हम देखते हैं भाई साहब जहाँ पर ये तीनों फैमिली मेंबर्स अच्छे से मिल-जुल कर सोने जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं भाई साहब कि जो पीटर होता है काफ़ी तेज़ रो रहा होता है और तभी बता रहा होता है कि हेनरी को पता नहीं क्या दौरा टाइप में पड़ रहा है, मतलब वो काफ़ी हिल रहा है। तभी हम देखते हैं उसकी मदर आती है, वो काफ़ी डर जाती है हेनरी को इस हालत में देखकर। वो तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और काफ़ी अजीब-सा सीन होता है यार कि अचानक हेनरी को हो क्या गया? मतलब मुझे अब तक लग रहा था भाई साहब काफ़ी डिप्रेशन ले रहा है, काफ़ी टेंशन ले रहा है स्वीटी के लिए, मतलब उसे बचाने के लिए। हो सकता है कि भाई साहब इंसान नर्वस हो गया हो, टेंशन में आ गया हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हम देखते हैं भाई साहब जब वहाँ पे डॉक्टर आता है, तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ देता है। कहता है कि आपके बेटे को कम से कम नहीं तो ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस, एक तरह से तो कैंसर टाइप में हो गया है और हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ होता है हेनरी के लिए भी और उसकी मदर के लिए। मतलब ये अचानक से ये कैसे हो गया? अभी तक लाइफ हमारी इतनी अच्छी चल रही थी, अचानक से ये भाई साहब पहाड़ कैसे गिर गया? फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वो जो डॉक्टर होता है, उनके ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी कर लेता है और अगले दिन ऑपरेशन हो भी जाती है। तो मुझे लग रहा था भाई साहब कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है, पर प्रॉब्लम खत्म अभी नहीं हुई है। हम देखते हैं कि अगले सीन में डॉक्टर आता है, वहाँ बात करता है उसकी मदर से और हेनरी के, और हेनरी से बता रहा होता है कि हमें लग रहा था भाई साहब जो तुम्हारा ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी छोटा है, पर छोटा नहीं है। बेसिकली तुम्हें पता है भाई साहब हेनरी जो है वो आम बच्चा नहीं है। वो पूरी खुल के बात पूछा डॉक्टर से कि मुझे आखिरकार हुआ क्या है? डॉक्टर से वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें बताने में डर रहा हूँ कि तुम अभी छोटे हो। पर देखते हैं हेनरी पूरे जज़्बे से कहता है कि नहीं, आप मुझे खुलकर बताइए मुझे हो क्या गया है? तो कहता है तुम्हारे पास दिन बहुत कम है। बेसिकली तुम्हारे पूरे राइट साइड में वो फैल चुका है और उसे निकालना नामुमकिन है। मतलब तुम्हारे पास बिल्कुल ही कम टाइम है। और हम देखते हैं कि भाई साहब हेनरी अपनी रिपोर्ट खुद देखता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ कि मेरे पास दिन बहुत कम है। अब मैं सारा काम खत्म कर कर ही सुकून से जीना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं अगले सीन में काफ़ी टेंशन या डिप्रेशन में फ़ील करता है और कहता है मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। बेसिकली वो अकेला से छोड़ना चाहता था सबको, क्योंकि वो सब फ़ील कर रहा था यार कि वो स्वीटी को बचा नहीं सकता अभी तक, मतलब बचा नहीं पा रहा है। उसका आखिरी सपना होता है भाई साहब उस स्वीटी को किसी तरह क्लाइम के चंगुल से निकाला जाए, पर वो अभी तक नहीं निकाल पाया। उससे पहले उसकी जान जाने वाली है। बात करें अगले सीन के बारे में, बेसिकली अगले सीन में दिखाया जाता है कि उनके क्लासरूम का रूम हेनरी के जहाँ पर सारे बच्चे हेनरी को मिस कर रहे होते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है यार, हेनरी सबका चहेता होता है और ज़ाहिर-सी बात है उसे स्वीटी भी मिस कर रही होती है। बेसिकली वो लोग पेपर पे लिख रहे होते हैं कि हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, जहाँ पर साफ-साफ लिखती है हमारी स्वीटी कि हाँ, वो भी उसे मिस कर रही है। और बेसिकली कहीं न कहीं दोनों आपस में लाइक कर रहे होते हैं, पर हाँ, कभी इसका बात का इज़हार नहीं किए होते हैं। बात करें अगले सीन के बारे में, तो हेनरी जो होता है उसी नोटबुक को कंप्लीट कर रहा होता है, बेसिकली उसी प्लान को सक्सेसफुल कर रहा होता है कि अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो क्या हुआ? किसी और को ये प्लान करना ही पड़ेगा। तो वो पूरी प्लान उसी नोटबुक में लिख रहा होता है कि उसके बाद उसे क्या-क्या करना है। और अगले सीन के बारे में तुम्हें मैं क्या बताऊँ भाई साहब, ये सीन ना भाई साहब पूरे मूवी में सबसे इमोशनल सीन है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई हेनरी जो बेड पर बैठा होता है, उसके सामने उसका भाई होता है 6 साल का, जिसका नाम पीटर है। बेसिकली पीटर भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है उस समय, कहता है कि हेनरी तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो हेनरी भी काफ़ी दुखी हो जाता है, कहता है मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे जाने के बाद मेरी मदर का ख्याल रखना, मतलब हमारी मदर का ख्याल रखना, शायद मैं ना रहूँ। और कहीं न कहीं यार ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है। इसको देखकर मैं कसम बता रहा हूँ तुम्हारे आँख में भी आँसू आ जाएगा, तुम ये मूवी देखोगे ना यार, तो ये सीन कसम बता रहा हूँ तुम्हारे आँख में डेफ़िनेटली आँसू ला ही देगा। मतलब उसकी उम्र ही कितनी है यार, 11 साल बेचारे की उम्र हेनरी की है, 6 साल बच्चे की उम्र है उसके भाई की। और इसमें इमोशनल काफ़ी होता है सीन, जहाँ ज़ाहिर-सी बात है दोनों भाई आपस में बहुत प्यार करते हैं। और पीटर जो होता है वो किससे कहता है मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊँगा और प्लीज़ तुम हमें छोड़कर मत जाओ। पर हेनरी की तरफ से मैच्योर होता है, पर यहाँ भी वो पिघल जाता है, लगता है रोने। और दोनों को ये सीन देखकर यार मेरा भी दिल पिघल जाता है भाई साहब। बात करें अगले सीन के बारे में, यार देखो तुम अगले सीन में ये समझ जाओगे भाई साहब कि हेनरी का मैच्योरिटी लेवल कितना तेज़ है, एक तरह से तो कितना बड़ा जीनियस हो। बेसिकली अपनी मदर से सारे फाइल्स को मँगाता है, जहाँ पर वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने बिज़नेस का, एक तरह से तो 11 साल की उम्र में काफ़ी प्लान कर रहा होता है यार अपनी लाइफ़ को। मतलब काफ़ी कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया हुआ होता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपने मदर का बैंक स्टेटमेंट
अपार्टमेंट, हर चीज़ को कंट्रोल वही कर रहा होता है। मतलब एक तरह से तो पूरा घर को फाइनेंशियली वही सँभाल रहा होता है। बेसिकली उसकी मदर जो होती है एक जगह काम कर रही होती है कॉफ़ी शॉप में, पर इनडायरेक्टली देखो तो पूरा घर सँभाल रहा होता है हमारा भाई हेनरी। बहुत सारे आउटसोर्सिंग काम भी कर रहा होता है साथ में हेनरी, उसे बता रहा होता है देखो मैं मेरा इतने सारे पैसे इस स्टॉक में है, उतने सारे पैसे इस स्टॉक में हैं, तो मेरे मरने के बाद यहाँ से पैसे निकाल लेना। अब बेसिकली उसे बता रहा था कि मैंने आपके नाम से भी काफ़ी स्टॉक ले लिए हैं, इतने पॉइंट पर जाकर तुम इन्हें बेच देना। ज़ाहिर-सी बात है भाई साहब कि उसकी मदर का इन सब काम में मन नहीं लग रहा था और कहता है कि मुझे इन सब से कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन मत लो, मतलब बेसिकली अभी तुम रिलैक्स करो। और हेनरी बात जान रहा था यार कि कहीं न कहीं उसके पास बहुत कम टाइम है। उसके पहले वो सारा चीज़ क्लियर करके जाना चाहता था। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है भाई साहब, जहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं कि यार हेनरी जो होता है वो अपने बेड से निकल कर जाता है विंडो खोलने, और वो काफ़ी एक तरह से कहो तो रो रहा होता है। तब उसकी मदर उसके पास आते हैं और कहता है कि माँ मुझे आसमान दिख रहा है। और बेसिकली यही अंत मोमेंट होता है हेनरी का। हम देखते हैं कि हेनरी काफ़ी तेज़-तेज़ कह रहा होता है कि माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे आसमान दिख रहा है। तो उसका होता है उसे आसमान दिखना था क्योंकि उसका ये आखिरी वक़्त आ चुका था और काफ़ी रोने लगता है। और यही उसका आखिरी समय होता है। हम देखते हैं कि आखिरकार हेनरी की जान चली जाती है और एक काफ़ी इमोशनल सीन होता है भाई साहब, जहाँ उसकी मदर भी टूट जाती है और उसका 6 साल का भाई पीटर जो होता है वो काफ़ी टूट जाता है यार। ये दोनों की लाइफ तरह का तो यार तहस-नहस हो जाती है। स्वीटी भी जो होती है यार वो भी काफ़ी सैड फ़ील कर रही होती है यार, क्योंकि वो भी आखिरी बार भी उससे मिल नहीं पाई और उसे इज़हार नहीं कर पाई कि हाँ, वो उसे लाइक करती है। फिर अगले सीन के बारे में तो अगले सीन दिखाया जाता है भाई साहब कि जो पीटर होता है वो अपनी मदर के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा होता है और वो काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं कि हेनरी को ना याद करे। पर हेनरी ऐसा बंदा ही होता है भाई साहब, उसको भुलाना नामुमकिन है यार। कोई 11 साल का बच्चा अपना खो देगा भाई साहब, तो उसको आप आसानी से कैसे भुला सकते हो? तो मतलब काफ़ी अजीब सीन होता है, जहाँ पर उसे डॉक्टर मिलने आता है और जहाँ पर पीटर से भी हालचाल लेता है और उसकी मदर से भी लेता है हालचाल कि आप सब ठीक है कि नहीं? बात करें अगले सीन के बारे में, हम देखते हैं भाई साहब कि जैसे ही पहुँचती है उसकी मदर हेनरी की अपनी जॉब पर, वहाँ उसे एक आदमी मिलता है। बेसिकली वहाँ का जो कैश काउंटर वाला इंसान होता है, उसका जो सैलरी देता है, उसे कहता है, हम देखते हैं कि उसके पास वही आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे नाम से एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि तुम्हारे पास $800, एक तरह से होती है 800 लाख का डॉलर तुम्हारे नाम से इनकम आया है। वो किसी और का नहीं बल्कि हेनरी का होता है, जो उसकी उसने शेयर्स लिए थे, बॉन्ड्स लिए थे। अब उसके डेथ के बाद उसका मैच्योरिटी लेवल खत्म हो गया है और उस सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में आने वाले हैं। ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है और लोग मान जाते हैं, उसकी माँ भी और वो आदमी भी, कि हेनरी कोई आम बच्चा नहीं था भाई साहब, वो बहुत दूर तक के सोचता था। तुम खुद सोचो यार, 11 साल की उम्र में तुम इतना पैसा आज तक कभी देखे होगे? वो उतना पैसा कमा चुका था, मतलब इन्वेस्टमेंट कर अपने नाम से, और उसके मरने के बाद वो सारा पैसा उसकी मदर को मिल गया था। इसके बाद इसकी मदर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। देखो भाई साहब, मैंने एक बात फॉरगेट कर गई मूवी के दौरान कि भाई साहब जो हेनरी और लास्ट में पीटर जो मिलते हैं ना भाई साहब, वहाँ हेनरी पीटर से कहता है कि देखो यार, मेरे पास एक रेड नोटबुक है, बेसिकली उसमें मैंने सारा प्लान लिखा है, वो तुम्हें नहीं पढ़ना है, उसमें क्या है वो नोटबुक तुम्हें किसी भी हाल में मदर को देना है। तो अगले सीन में तुम ये देखोगे कि जो पीटर होता है वो नोटबुक आखिरकार देख लेता है और उसे याद आता है कि हाँ, आखिरी बार हेनरी मुझसे कहा था कि इस नोटबुक को मेरी मदर को देना है। तो बेसिकली वो अपनी मदर को देता है नोटबुक, और जब उसकी मदर उस नोटबुक को पढ़ती है तो उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हो गया होता है कि आखिरकार क्या चल रहा है स्वीटी की लाइफ में, वो कितनी प्रॉब्लम्स झेल रही है और उसके सॉल्यूशन के लिए हेनरी ने क्या किया उसमें वो भी लिखा होता है। तो आखिरकार हम देखते हैं कि कहीं न कहीं उसकी मदर भी कोशिश करती है एक बार को पुलिस कंप्लेंट करने की कि हाँ यार, स्वीटी के साथ बहुत गलत हो रहा है और ग्लाइम जो उसके साथ बहुत गलत कर रहा है। पर ज़ाहिर-सी बात है, ग्लाइम एक कमिश्नर है। हम देखते हैं अगले सीन में जाता है अपने ऑफिस में, जहाँ पर उसे कंप्लेंट को खत्म कर देता है वहाँ के ऑफिसर से मिलकर, और कहीं न कहीं ये बात हेनरी की मदर समझ जाती है कि यार अब देखो यार, इससे तो कोई इसका हल नहीं निकलने वाला, मतलब कंप्लेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक हम देख रहे थे भाई साहब कि जो हेनरी की मदर होती है ना, उससे बात कंफर्म भी नहीं होता है कि जो हेनरी ने लिखा है वो सचमुच में है कि नहीं। फिर अगले सीन में देखते हैं उससे बात पूरा कंफर्म हो जाता है कि सचमुच उसका फादर जो है वो उस बेटे को काफ़ी परेशान करता है। हो सकता है कि उसका रेप भी करता है, क्योंकि एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मदर देखती है विंडो में से कि जो उसकी बेटी होती है ना यार, स्वीटी, वो अपने कमरे में होती है। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं उसके कमरे में खिड़की से देख रही होती है बेसिकली, तो उसके कमरे में उसका फादर आता है, उसके साथ दारू पीकर मारता भी है, साथ उसका रेप भी करता है। और ये सीन कोशिश करता है बेसिकली, ये सीन देखकर यार होश उड़ जाते हैं हेनरी की मदर के। बेसिकली फिर से कॉल लगाती है किसको, ग्लाइम को, जैसे तो उसका डिस्टर्ब उसे उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे कॉल लगाती है और कहती है कि हाँ हाँ, ग्लाइम मैं हेनरी की मदर बोल रही हूँ। तो बोलता है हाँ क्या हुआ? तो बोलती है कि बेसिकली उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है कि मैं कल आपके रोड में जितने भी मेरे पेड़ की वजह से जो पत्ते आ रहे हैं मैं उसे हटा दूंगी। तो कहता है ठीक है हम कल बात करते हैं। और इसके बाद सीन से ऐसे बात कंफर्म हो जाता है कि नहीं यार, उसके साथ सचमुच कुछ में गलत हो रहा है छोटे के साथ, और उसे इसका हल निकालना ही पड़ेगा। फिर क्या होता है वो हम देखते हैं, बस वो ठान लेते हैं किसी भी हाल में उस प्लान को सक्सेसफुल करना पड़ेगा, जो कि प्लान हेनरी ने लिखा होता है। मतलब बेसिकली हेनरी ने एक प्लान लिखा होता है जिसमें कि उसे जंगल में जाना पड़ेगा, एक ऑडियो फिट लगाना पड़ेगा और उसे उसी शॉप में जाकर गन खरीदनी होगी, जो कि स्कोप वाली गन होगी बेसिकली, और उसके थ्रू उसे ग्लाइम को शूट करना पड़ेगा। और ये देखते हैं हमें इसी प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए पूरी तैयारी कर लेती है हमारी हेनरी की मदर।
और हम देखते हैं जहाँ पर हेनरी जो होती है वो उसी ग्लैम से मिलने जाती है उसका सिग्नेचर लेने, ताकि जो आने वाले कंपटीशन एनुअल फंक्शन की तरह से हम कह सकते हैं, जहाँ पर पीटर और ग्लैम जो दोनों कंपटीशन में भाग लिए होते हैं और उन दोनों को डांस और पीटर को एक तरह से कहो तो मैजिक शो परफॉर्म करना था। तो हम देखते हैं उसके सिग्नेचर के लिए जाती है परमिशन लेने और बेसिकली उसका सिग्नेचर कॉपी करती है, इसीलिए ताकि वो गाइडेंस ले सके एक तरह से कहो तो। उसके मरने के बाद जो है स्वीटी का जो पेरेंटशिप है वो खुद ले ले उसकी जिम्मेदारी। और अगले सीन में देखते हैं कि आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर स्वीटी का और पीटर का परफॉर्मेंस होने वाला था। हम देखते हैं क्या वो तीनों साथ में कार से निकल जाते हैं अपने परफॉर्मेंस को देखने। देखते हैं भाई साहब कि उन दोनों लोग को छोड़कर जो हेनरी की मदर होती है मतलब मिसेस कारपेंटर वहां से निकल जाती है कार लेकर, ताकि अपने प्लान को सक्सेसफुल कर सके। बेसिकली सब लोगों को ये लगे कि मिसेस कारपेंटर मतलब हेनरी की मदर जो है उसी कंपटीशन में थी। और हम देखते हैं अगले सीन में वहां पर बैकग्राउंड में डांस कंपटीशन का चल रहा होता है, बेसिकली स्वीटी का डांस भी, जहाँ पर स्वीटी डांस इतनी मतलब कि कर रही थी इस तरह, लोगों को मैसेज दे रही होती भाई साहब उसका क्या सचमुच में हो रहा है, मतलब उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, अपने चोट को दिखाती है। बेसिकली ये जाहिर करना चाहते थे यार उसके साथ कितना बुरा हो रहा है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि आखिरकार उसका प्लान सक्सेसफुल होने वाला होता ही है मिसेस कारपेंटर का, मतलब कि उसी फॉरेस्ट में मिसेस ग्लाइम आ जाते हैं और हम देखते हैं कि उसे शूट करने वाली होती है पर उसे शूट नहीं कर पाती। दरअसल तो इतना हिम्मत नहीं ला पाती है उसे शूट करने का। वो चाहती थी कि यार दुनिया को पता चले कि तुम इतना गलत काम कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि खैर वो उससे पकड़ लेता है ग्लाइम। ग्लाइम एक तरह से तो कमिश्नर है, उसके साथ आ जाता है उसके पास और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मुझे मारने की कोशिश करने वाली हो। तुम देखते हैं कि यार जो हेनरी की मदर होती है कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम कितना गलत कर रहे हो शूटी के साथ, मैं सारा तुम्हारा खुलासा दुनिया के सामने ला दूंगी और तुम्हारा जो मुखौटा है ना वो मैं उतार के रख दूंगी। तो हम देखते हैं जो कमिश्नर होता है ग्लाइम वो कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बेसिकली मैं कमिश्नर हूँ, तुम्हारे खिलाफ एक ऐसी एफआईआर दर्ज करूंगा तुम्हें अंदर कर दूंगा। और बेसिकली दूसरी तरफ सीन की बात करें, हम देखते हैं भाई साहब ग्लैम भी वहां से निकल जाता है और हेनरी की मदर भी वहां से निकल जाती है ताकि वो उस परफॉर्मेंस में आ सके, क्योंकि उसका बेटे का ही अगला परफॉर्मेंस होता है। तो हम देखते हैं भाई साहब पीटर का परफॉर्मेंस जैसे ही आता है वहां तुरंत ही उसकी मदर आ जाती है। बात करें ग्लैम के बारे में तो ग्लैम पुलिस स्टेशन कॉल करता है ताकि हेनरी की मदर को झूठे केस में फंसा सके, पर वहां पता चलता है भाई साहब कि उसके खिलाफ पहले से एक केस हो चुका है, वो किसी और का नहीं बल्कि प्रिंसिपल ने किया है उसी स्कूल की, इसलिए कि स्वीटी को उसने टॉर्चर किया है। तो हम देखते हैं ग्लैम बात समझ जाता है कि जो स्वीटी है उसने उसके प्रिंसिपल को सचमुच में बता दिया है कि उसके साथ मैंने क्या किया है। और ना देखते हुए हम अगले सीन में देखते हैं कि अभी तक ये बात हेनरी की मदर को पता नहीं है। हम अगले सीन में देखते हैं कि जैसे ही पूरा कंपटीशन खत्म होता है वहाँ पुलिस देखकर हेनरी की मदर डर जाती है, उसे लगता है कि उसे अरेस्ट करने आई है। और जैसे उस प्रिंसिपल से मिलने जाती है उसे पता चलता है कि जो स्वीटी के फादर यानी ग्लैम जो हैं वो अपने आप को शूट कर लिए, मतलब आत्महत्या कर ली है। इस न्यूज़ को जानने के बाद तो समझो कि यार उसके सांस में सांस आती है हेनरी की मदर में। अब बात करें स्वीटी के बारे में, यार स्वीटी भी काफ़ी खुश होती है, तरह से तो स्क्रीन पर भले तुम उसको रोते हुए देख सकते हो पर बेसिकली वो खुशी के आंसू हैं, मतलब आज़ादी के आंसू हैं। अब वो आज़ाद हो चुकी है बेसिकली, मतलब यार उसके सर से उस हरामी फादर का साया हट चुका है। अगले सीन में देखते हैं भाई साहब जहाँ पे कोर्ट का सीन होता है, जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि स्वीटी का जो गार्जियन का शिप है वो दे दिया गया है हमारे मिसेस कारपेंटर को और तीनों लोग अच्छे से अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली बात की जाए हेनरी के सपने के बारे में तो आखिर उसके मदर ने उसको सपने को पूरा कर ही दिया है। बेसिकली सपना उसका ये होता है भाई साहब किसी भी हाल में स्वीटी को आज़ाद कर दिया जाए उस हरामी इंसान से। बेसिकली वो अब आज़ाद है, पर हाँ यार उनको कहीं ना कहीं तो कमी महसूस होती होगी हेनरी की। उसकी एज ही क्या थी भाई साहब 11 साल। तो आई होप ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है एक अच्छे खासे एंडिंग के साथ। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, पर हाँ यार हेनरी को देखकर मुझे काफ़ी दुख होता है भाई साहब, उसके लाइफ में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो उसके साथ हुआ है। और कैसा बता रहा हूँ भाई साहब, हेनरी जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो 11 साल की उम्र में इतना सारे चैलेंजेस को फेस करने वाला इतना टैलेंटेड बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी। मूवी यहीं खत्म होती है। चलो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।